हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मस्त, चकाचक। हाँ सब बहुत अच्छे, मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम लोग लेकर आए हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 2। ठीक है, आज हम लोग क्या देखेंगे ये तो आपको पता है। आज हम लोग फिर से देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्यों सर, पिछली बार अच्छा नहीं बताया था? अरे बताया तो था, लेकिन इस बार दूसरे तरीके से, जो आपको समझ में आए फॉलो कीजिएगा। ठीक है, और आज हम एक और चीज़ डिस्कस करेंगे कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिश्ता है। ठीक है भाई बहन का, हाँ, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। तो यस, माय नेम इज फुरकान खान, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। तो कॉपी पेन निकालें अपना, हाँ, और लेक्चर नोट करें, टॉपिक डालें ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से ट्रेवल करता है और एक कर्नल से टकरा जाता है। कर्नल कौन है सर? कर्नल है पॉजिटिव चार्ज, और फिर वो अपना रास्ता बदलता है और फिर एक कर्नल से टकरा जाता है, फिर वो रास्ता बदलता है और फिर एक कर्नल से टकरा जाता है, फिर अपना रास्ता बदलेगा, फिर एक कर्नल से टकरा जाएगा, फिर अपना रास्ता बदलेगा और फिर कर्नल से टकरा जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस A से इस B की बात करूं, फ्रॉम A टू B, A से B तक अगर मैं बोलूं तो एक पाथ इसने ट्रेवल किया, पाथ ट्रेवल बाय इलेक्ट्रॉन A से B। जब ये पाथ इसने ट्रेवल किया तो इस पाथ को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब इसको बोलते हैं फ्री पाथ, टर्म्स है भाई। फ्री पाथ वो रास्ता जब इसने बिना कोलिजन के तय किया, वो रास्ता जो इसने बिना कोलिजन के तय किया, फ्री पाथ। लेकिन यहां पे आप देखेंगे फ्री पाथ सिर्फ ए भी नहीं है, बी सी भी होगा, सी डी भी होगा, डी ई भी होगा और ई एफ भी होगा, और ना जाने कितने होंगे सक्सेसिव कोलिजन्स यार, सक्सेसिव कोलिजन्स होंगे, एक के बाद एक धड़ा धड़ कोलिजन्स होंगे, पता नहीं कितने। तो उस वक्त क्या ये फ्री पाथ हमारे काम का है? नहीं, वहां पे हमारे काम का है लैम्डा एवरेज, जिसे हम बोलते हैं बेटा मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। ठीक है, मीन फ्री पाथ। ठीक है सर, समझ गए। नेक्स्ट, ए से बी जाते वक्त इसने एक टाइम भी लिया होगा, टाइम बिटवीन ए टू बी। तो उस टाइम को हम लोग बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा मतलब रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन टाइम, कि भाई ए से बी जाते वक्त बीच में कहीं इसको टकराना नहीं पड़ा, कहीं कोलिजन नहीं झेलना पड़ा, तो बढ़िया रिलैक्स होते 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 जा रहा था, तो इसलिए इसको कह दिया रिलैक्सेशन टाइम। तो फिर वही बात, क्या सर ए से बी ही बात होगी? नहीं, बी से सी, सी से डी, डी से ई, ई से एफ, एफ से जी, सब सारी बातें कर डालो, सब होगा। तो यहाँ क्या इंपॉर्टेंस लैम्डा का होगा? नहीं भैया नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंस होगा लैम्डा एवरेज का, जिसे हम लोग कह रहे थे हाँ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो अगर हम कह रहे हैं कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं, एवरेज डिस्प्लेसमेंट देखना पड़ेगा, मतलब मीन फ्री पाथ देखना पड़ेगा, एवरेज मीन फ्री पाथ, है ना, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय टाइम। कौन सा टाइम? रिलैक्सेशन नहीं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पे इस कॉन्सेप्ट को आप अपने नोट्स में जरूर डाल लें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है,
मीन फ्री पाथ, पूरे कोलिजन के बीच का मीन फ्री पाथ ले लो और उसको आप एवरेज रिलैक्सेशन टाइम से डिवाइड कर दो। ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहाँ पे हम देखें कि भाई जब ये ए से बी में गया उस वक्त इसकी वेलोसिटी क्या थी। चलो मैं इसको कह देता हूँ v1, ठीक है, उसकी वेलोसिटी थी v1। तो उस वक्त इसकी फाइनल वेलोसिटी, या इसमें एक काम करते हैं, जब ये ए से बी में गया था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं u1 और फाइनल वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं v1, और इसमें जो टाइम लग रहा है उसको मैं कह रहा हूं τ1। ठीक है, इसी तरीके से जब ये B से C में जाएगा तो इनिशियल वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं u2, फाइनल वेलोसिटी को मैं कह रहा हूं v2 और टाइम को मैं कह रहा हूं τ2। इसी तरीके से C से D में क्या हो जाएगा सर, u3, v3 और τ3। अरे ऐसे ही चलता रहेगा कि नहीं? ओ सर थोड़ा सा टेढ़े हो गए हम, कोई बात नहीं, फिर से सीधा कर देंगे। टें टें, ठीक है। हाँ सर, τ3 थोड़ा नीचे है, देख लेना भैया, ताऊ जी नीचे पहुंच गए, τ3, ठीक है, दिख रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे आ जाएंगे, है ना, बहुत सारे आ जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब सर वेलोसिटी का हमने फॉर्मूला पढ़ा था v इजिकल्स टू u प्लस एटी, v इजिकल्स टू u प्लस एटी। तो अगर मैं v एवरेज चाहूँगा, ध्यान से देखना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, u1 प्लस u2 प्लस u3, जितने भी u निकालोगे सबको डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। इसी तरीके से a बाहर निकालता हूँ और t मतलब τ1, τ2, τ3 डिवाइडेड बाय 3। अरे ये 3 नहीं भाई, ये तो n होगा। 3 तो तुमने लिया, 3 तो तुमने लिए, वो 3 बार कोलाइड थोड़ी ना करता है, वो तो पता नहीं कितनी बार करता है, तो इसलिए n तक ले लो। दिखाना पड़ेगा क्या, हाँ भाई डैश डैश करके दिखा देना, डैश 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 u की पावर n, a बाहर, इसी तरह τ1 τ2 प्लस डैश डैश टाउ की पावर n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब मुझे एक बार ध्यान से सुन के बताइए, जब भी कोई कर्नल से टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। अरे रुक जाओ यार। तो उस वक्त ये अपनी नई शुरुआत के लिए बढ़ेगा, तो नई शुरुआत के पहले इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, मतलब ये गया डुम। अब जब ये आगे बढ़ेगा तो इसकी वेलोसिटी इनिशियल तो 0 होगी ना। अब ये आगे बढ़ेगा, 0 बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, जैसे ही बढ़ना जाएगा फिर टकरा जाएगा डुम, फिर 0, फिर बढ़ाएगा 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 बढ़ाएगा, फिर टकराएगा डुम, फिर 0। तो इसी तरीके से इसकी सारी की सारी इनिशियल वेलोसिटी 0 डिवाइडेड बाय n 0। a और τ1 τ2 τ सारे ताऊ जी को मिला के मिलेगा टाउ एवरेज। v एवरेज इज इक्वल्स टू 0 प्लस a टाउ एवरेज, और v एवरेज इज इक्वल्स टू a टाउ एवरेज, और a तुमने निकाला था, हाँ सर, माइनस ई अपॉन m, भूले तो नहीं हो? नहीं सर। और यही एवरेज वेलोसिटी ही तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है बच्चा। ओह, वहां शायद हमें रह गया था कच्चा, इसलिए यहां पकाया है। और फीलिंग यही है बेटा, फीलिंग यही है, हमें सारी की सारी वेलोसिटियों को एवरेज निकाल के बताना है, और इसी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कही जाती है। यही है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हाँ सर, अब शायद थोड़ा थोड़ा हमें समझ में आ गया। यही है बेटा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, समझ में आ गया? बढ़िया, ठीक। लेकिन ये फॉर्मूला मेरे किसी काम का नहीं है,
इतनी मेहनत 2 बार पढ़ा रहा सर, हद होती है। और कह रहा है काम का नहीं है। सुनो यार सुनो, टेंशन मत लो, टेंशन हमें लेना दो। भाई सुनिए, मानिए मैंने ये कंडक्टिंग मीडियम लिया था, ठीक है। इस कंडक्टिंग मीडियम में मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी, है ना। कैसे? अरे बैटरी लगा के, है ना। चपाती नहीं सर, चपाती नहीं सर, ठीक है। प्लस माइनस, प्लस की वजह से यहाँ सारे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होंगे और माइनस की वजह से यहाँ सारे प्लस चार्ज एक्यूमुलेट होंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाया था। मान लो इस रॉड की लेंथ है, इस कंडक्टिंग मीडियम की लेंथ है L, है ना। इसको मिटा दूं, इसको मिटा दूं, हाँ सर मिटा दीजिए, बढ़िया मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इस कंडक्टिंग मीडियम की लेंथ अगर है L, तो आपको पता है डेल V इक्वल्स टू माइनस E dr। हाँ सर, ये कुछ पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का रिलेशन पढ़ा था कहीं हमने, कहीं क्या, अरे पिछले चैप्टर में पढ़ा है। तो डेल V इक्वल्स टू माइनस E dr मतलब डिस्टेंस। अब ये पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ना, डम डम डुम डिंग 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 डम डुम डिंग 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 डम डुम डिंग डिंग डिंग, पूरा पहुंचेगा ना बेटा। और ये डिस्टेंस कितना है L। और अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करूं, सिर्फ मैग्नीट्यूड की, तो मैं इसे EL भी लिख सकता हूं। वो नेगेटिव क्यों आता था? क्योंकि हम इसे वेक्टर फॉर्म में लेते थे। लेकिन अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लूं तो E की जगह हम V/L भी लिख सकते हैं। तो यहां पे इस फॉर्मूले को याद रखो, याद रखो। सर आपने तो कहा था काम का नहीं है, अरे याद रखो। लेकिन जो कॉन्सेप्ट दिमाग और दिल में बसाना है वो है माइनस E। इस E की जगह रखिए V/L। M तो पहले से ही था, टाउ एवरेज। सर ऐसा क्यों कहा आपने? क्योंकि बच्चे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की दिक्कत क्यों हो, आपको बैटरी का पोटेंशियल पता होगा, आपको वायर की लेंथ पता होगी, आपको इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पता है। अगर कोई एवरेज टाइम आपको दे दे तो आप धड़ से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में उलझते फिरोगे? वेलोसिटी तो देगा ही ना भाई, बैटरी तो लगा के हमें देगा ही। ये मेरे हिसाब से ज़्यादा मोर इम्पॉर्टेंट है। सर आपके हिसाब से है तो हमारे हिसाब से भी है। ये हुई ना आज्ञाकारी शिष्य वाली बात, तो इसको नोट कर लें, इसको ज़रूर नोट कर लें। और फिर हम बढ़ते हैं दाहिना बाएं दम आगे। मिटा दें, मिटा दें, हाँ सर मिटा दीजिए, ठीक है भाई। तो अब हम बात करते हैं कि रिलेशन क्या है V D और I के बीच में, है ना। तो हेडिंग लगाएं, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो सपोज मैंने एक कंडक्टिंग वायर लिया है, यहाँ पे एक वायर कंडक्टिंग, और इस पे मैंने एक एक्सटर्नल फील्ड क्रिएट करी E एक्सटर्नल, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे सारे नेगेटिव चार्जेस एक्यूमुलेट होंगे, यहाँ पे सारे पॉजिटिव। मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्शन लेता हूं इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं, तो ये कहाँ मूव करेंगे सर? ये यहाँ मूव करेंगे। और मान लो ये सब मूव करते 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 यहाँ पहुँच गए, है ना। ये सब मूव करते करते कहाँ पहुँच गए? यहाँ पे। इन्होंने ये डी डिस्प्लेसमेंट किया कब? जब आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल क्रिएट किया। जब आपने यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल क्रिएट किया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इसके सारे नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ एक्यूमुलेट होंगे। हम वही देख रहे हैं, ठीक है सर, ठीक। और इस सेक्शन का एरिया
मैं मानता हूं इस सेक्शन का एरिया होगा ए, क्रॉस सेक्शन एरिया ए होगा, ठीक है। और इसने कितना डिस्प्लेसमेंट करा होगा, डी डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ठीक है सर। अब आपको वेलोसिटी का एक फॉर्मूला याद हो। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो यहां से मैं अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं, मैं यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालूं तो यहां से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इंटू टाइम, ठीक है सर। डिस्प्लेसमेंट हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बोलूं कि भाई इसमें जो ट्रैवल करने वाले इलेक्ट्रॉन हैं उनका वॉल्यूम कितना है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो ट्रैवल कर रहे हैं वो एक लाइन में नहीं ट्रैवल कर रहे हैं, उस पूरे सिलेंड्रिकल वायर में ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब एक वॉल्यूम कवर कर रहे हैं। ये यहां से यहां एक लेंथ में कवर नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रॉन तो पूरे वॉल्यूम में ट्रैवल कर रहे होंगे। ऐसा समझो कि पानी पूरे वायर में ट्रैवल कर रहा है, अंदर पूरे पाइप में, तो पानी सिर्फ सीधा ट्रैवल कर रहा है, हमें सामने से दिख रहा है, जबकि वो एक्चुअल में पूरे वॉल्यूम में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर मैं कहूं कि कितने वॉल्यूम ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको वॉल्यूम का एक बेसिक फॉर्मूला पता होगा, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। किसी भी एरिया से अगर उसकी लेंथ या हाइट पड़ी होगी आपने कि अगर मैं वॉल्यूम निकालना चाहूं तो एरिया के साथ लेंथ इंटू कर दूं, तो एरिया यहां पे मैं मानता हूं एल, और इसने कितनी लेंथ कवर करी, डी। तो वॉल्यूम आ जाएगा एरिया इंटू डी। तो यहां से अगर मैं डी निकालता हूं तो आ जाएगा वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया, वॉल्यूम अपॉन एरिया। एरिया को चलो ए लिख देते हैं, वॉल्यूम अपॉन एरिया। ये डी क्या है, ये डी है डिस्प्लेसमेंट। अरे ये डी डिस्प्लेसमेंट ही तो है इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। अगर दोनों को इक्वेट किया जाए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इन दोनों को अगर इक्वेट किया जाए बाय इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपको मिलेगा वॉल्यूम अपॉन एरिया इज इक्वल्स टू वेलोसिटी। कौन सी है बेटा, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसी वेलोसिटी से तो ये ट्रैवल कर रहा है। और यहाँ पे टाइम कौन सा होगा, ये होगा एवरेज टाइम, जिसे आप टाउ एवरेज कहते थे, ठीक है। तो यहां से आप लिख सकते हो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू टाउ एवरेज। तो यहां से अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम पता करो, तो आप A इंटू वी डी इंटू टाउ एवरेज कह सकते हो। हाँ सर, बिल्कुल कह सकते हैं। इसको अपने पॉकेट में रख लीजिए। फिर आइए डेरिवेशन के दूसरे हिस्से में, आइए। यहां से तो आपने वॉल्यूम खेल लिया, वॉल्यूम खेल लिया सर, हाँ सर। अब इस डेरिवेशन के दूसरे हिस्से में आइए। आप लोगों ने लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में पढ़ा है, लॉ ऑफ क्वांटाइजेशन में आपने पढ़ा है कि Q इक्वल्स टू होता है एन ई, एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और E वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये तो एक चार्ज की बात हुई। अगर मैं फॉर अ गिवन वॉल्यूम, अगर किसी गिवन वॉल्यूम में चार्ज पता करना चाहूं, इस वॉल्यूम में कितने चार्ज हैं, तो क्या मैं ऐसे पता करूंगा, एन इंटू ई इंटू वॉल्यूम, उसके वॉल्यूम के साथ उसे इंटू कर दूंगा, है ना। बिल्कुल सर। तो Q की जगह Q, N की जगह N, E की जगह E, वॉल्यूम की जगह मैं ये लिख देता हूं, एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू टाउ एवरेज, ठीक है। टाउ क्या है, टाइम ना। टाउ है क्या एक्चुअल में, टाउ तो है टाइम, ठीक है। अब अगर इस टाउ को मैं नीचे पहुंचाऊं, इस टाउ को मैं नीचे लेकर आऊं, तो Q अपॉन टाउ इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। और
चार्ज अपॉन टाइम, भाई टाइम ही है ना, इसको टाइम ही कह रहे हो ना, दिख रहा है आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। तो चार्ज अपॉन टाइम क्या कहलाता है? चार्ज अपॉन टाइम क्या करंट है? हाँ, तो यस, VDENA इसका शॉर्ट नाम है वीना। याद रखने के लिए कि करंट किसके इक्वल होता है? करंट वीना के इक्वल होता है। वीना मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ENA। तो ये करंट का एक फॉर्मूला बना या रिलेशन बना किसके रिस्पेक्ट में? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो कैसे करा हमने वेलोसिटी के फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकाला, हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले से डिस्प्लेसमेंट निकाला, दोनों को इक्वेट करके वॉल्यूम निकाल लिया। हमने देखा कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है N इंटू E, और अगर किसी गिवन वॉल्यूम के लिए बात करें तो वॉल्यूम इंटू हो जाएगा। ये वॉल्यूम की वैल्यू यहाँ रख दी, ये टाइम नीचे पहुंचाया, चार्ज अपॉन टाइम तो होता है करंट, जो कि आ गया VDENA। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट। तो पॉज करें, नोट कर लें, पॉज करके नोट कर लें, थोड़ा सा शिफ्ट कर दूं मैं, पॉज करके नोट कर लें। ओके, ठीक है। अब हम बात करेंगे, इस फॉर्मूले को मैं साइड में कहीं लिख लूंगा। अब हम बात करेंगे रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की, रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी की। ठीक, तो ये फॉर्मूला जो मुझे मिला है I इक्वल्स टू VDENA। ठीक है, ये मैं यहां पे लिख लेता हूं। ठीक है सर, हेडिंग लगाएंगे रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, रेसिस्टेंस ऑफ अ वायर, या हम यहां पे रेसिस्टिविटी भी साथ में पढ़ेंगे, रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी ऑफ अ वायर। ठीक है, आप लोगों को बहुत फेमस एक लॉ याद होगा जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हम सेपरेट लेक्चर कवर करेंगे, लेकिन अभी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ का कहना था V करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, V इक्वल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I। और यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाता है तो हम यहां पे कांस्टेंट लगाते हैं R, यही R है रेसिस्टेंस, यही R क्या है? रेसिस्टेंस। ठीक है, V इक्वल्स टू IR, ये आपको पता है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से आपको लगता है कि V अपॉन I इज इक्वल्स टू R, लगता क्या है? हाँ यही है। बट R is independent of V and I, लेकिन R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है। R जो है वो V और I पे डिपेंड नहीं करता है, जबकि R जो है वो क्या है? R एक कांस्टेंट है, R एक कांस्टेंट है। ठीक, अब जब ये उस चीज पे डिपेंड नहीं करता तो ये डिपेंड किन चीजों पे करता है? ये डिपेंड किन चीजों पे करता है? तो ये जो डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट, मतलब लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ वायर के रेसिस्टेंस। मतलब वायर की लेंथ अगर आप बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। आप इसे कह सकते हैं फैक्टर अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, मतलब लेंथ बढ़ाने पे वायर की रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, एरिया के साथ इसका रिलेशन क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का रिलेशन क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब किसी वायर का अगर एरिया कम किया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मतलब रेसिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता, रेसिस्टेंस डिपेंड करता है वायर की लेंथ पे और वायर के क्रॉस सेक्शन पे।
जितना ज्यादा वायर की लेंथ होगी उतना ज्यादा रेसिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एरिया के साथ उसका रिलेशन इनवर्स है, अभी प्रूफ कर देंगे, अभी बोल रहे हैं लेकिन अभी प्रूफ कर देंगे धीरे धीरे। एरिया के साथ उसका रिलेशन कैसा है? इनवर्स। एरिया बढ़ाने पे रेसिस्टेंस कम होती है, ठीक है। अब अगर इन्हीं दोनों चीजों को मैं कंबाइन करूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। दिख रहा है आपको? R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A। हाँ सर। तो यहां से जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की साइन हटाई जाती है बेटा तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है रो, और ये रो क्या है? ये रो है रेसिस्टिविटी। ये रो क्या है? ये रो है रेसिस्टिविटी, जिसका फॉर्मूला बनेगा A को ऊपर पहुंचा दें, L को नीचे पहुंचा दें, तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल। रेसिस्टिविटी होती है आर ए अपॉन एल। अब ये रेसिस्टिविटी जो है ये क्या है? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये ज्यादा नीचे तो नहीं हो गया? सर हो तो गया है, ऊपर लिख देता हूं। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। अगर कोई एक सिंगल मटेरियल है तो उसकी रेसिस्टिविटी फिक्स। हाँ, टेम्परेचर पे बात करनी बाकी है, अभी करेंगे, लेकिन फिलहाल समझ लीजिए रेसिस्टिविटी किसी भी गिवन मटेरियल की फिक्स हो जाती है। अगर कॉपर का है तो कॉपर की रेसिस्टिविटी फिक्स है, कितना लंबा वायर, कितना एरिया, कोई लेना देना नहीं। हाँ, रेसिस्टेंस डिपेंड करेगी, रेसिस्टेंस वायर के लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड करेगी, जबकि रेसिस्टिविटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की, जिस तरह से डेंसिटी प्रॉपर्टी है मटेरियल की। आपका पानी कितना भी ज्यादा हो उसकी डेंसिटी 1000 kg/m³ ही होती है। थोड़ा सा लोगे, कटोरे में लोगे, बाल्टी में लोगे, कहीं भी लोगे, उसकी डेंसिटी फिक्स। इसी तरीके से मटेरियल की रेसिस्टिविटी फिक्स होती है, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है भाई। तो ये तो हमने समझ लिया, यही है रेसिस्टेंस, यही है रेसिस्टिविटी। दूसरे तरीके से आप, ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था। अरे भाई, तो 12th में क्या पढ़ाया? ये तो आपने 10th में भी पढ़ा था, तो फिर अभी क्या पढ़ाया नया? आइए, I इज इक्वल्स टू VDENA, ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू आपको पता है, EE अपॉन M इंटू टाउ। हाँ सर, ENA, और E की जगह हम क्या लिखते थे? E की जगह लिखते थे V अपॉन L। लेक्चर नंबर 1, करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 1। हाँ, तो इसकी जगह हम लिख देंगे V अपॉन L M टाउ ENA, है। चाहो तो एक काम करो, यहां से E हटा दो और इसके ऊपर स्क्वायर लगा दो, है। हाँ सर, बिल्कुल। अब अगर मैं यहां से V निकालना चाहूं और I को नीचे पहुंचाना चाहूं और इसको ऊपर पहुंचा दूं, तो L M, L ऊपर M ऊपर, E स्क्वायर नीचे, टाउ नीचे, N नीचे, है ना, A नीचे, यहां बचा V और यहां बचा I, है ना। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, शिफ्ट किया, V अपनी जगह पे रखा, I को नीचे पहुंचाया, बाकी सब कुछ जुम 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 जुम, LM ऊपर, बाकी सब नीचे, ठीक है सर। V अपॉन I को क्या मैं R लिख दूं? हाँ सर, लिख दीजिए। चमत्कार? अरे कोई चमत्कार नहीं है भाई, साइंस है। V अपॉन I को हम R लिख देते हैं। अब बात सुनिए, अगर आप कोई भी मटेरियल उठाएंगे तो क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट होता है, E की वैल्यू चेंज होती है क्या? कोई भी मटेरियल उठा लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो फिक्स है ना, एक इलेक्ट्रॉन का मास थोड़े ना बदलता है भाई, चाहे कोई भी मटेरियल उठा लो। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बदलती है? नहीं। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम बदलेगा? ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बदलेंगे? नहीं। ये तीनों चारों बातें होती हैं कांस्टेंट। इसका मतलब R
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऊपर एल नीचे ए, ऊपर एल नीचे ए। मतलब कुल मिला के क्या पता चल रहा है कि एम ई टाउ एन ये सब तो कांस्टेंट निकले, तो कांस्टेंट हटा के प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। एल ऊपर था, ऊपर है, ए नीचे था, नीचे है। अब इन्हीं दोनों को अगर तोड़ के बोलूं तो क्या कहूं, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, जो कि क्लास 10th में आप लोगों ने पढ़ा था। तो ये कहां से आया, कहीं से नहीं, इसी रिलेशन से ये बना है और ये प्रैक्टिकली भी प्रूव हुआ है। ये ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ प्रैक्टिकली भी प्रूव हुआ है। ठीक है, दूसरी बात यहां से भी मैं क्या कर सकता हूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगा सकता हूं रेसिस्टिविटी का। ठीक है, एक और बात कि अगर मैं इसी फॉर्मूले में मैं क्या करूं, रो की जगह यहां पे देखो, रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल होता है, तो रो इक्वल्स टू आर की जगह अगर मैं ये रख दूं, देखिएगा ध्यान से, एल एम अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए इंटू ए ऊपर एल नीचे। दिख रहा है आपको जगह की थोड़ी सी कमी, लेकिन फिर भी हम कर लेंगे सर। नीचे के एल से ऊपर का एल खत्म, नीचे के ए से ऊपर का ए खत्म, क्या बचा, एम ई स्क्वायर टाउ और एन, और ये सब वैल्यू तो कांस्टेंट थी। इसका मतलब ये भी एक कांस्टेंट है। तो हम तो कह ही रहे थे कि रेसिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, फिक्स होती है, इसे किसी और से कोई लेना देना नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेना देना है अपने मटेरियल से। तो ये जो बात हमने 10th में पढ़ी थी और ये उसका प्रूफ 11th क्लास में। ठीक है, तो पॉज करके नोट कर लें, बहुत सारी चीज लिख दी गई है इतने से बोर्ड पे, चल जाएगा सर, कोई दिक्कत थोड़ी है सर। हाँ बढ़िया, ठीक है भाई। तो यहाँ था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का दूसरे तरीके से समझना समझाना। यहाँ था रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, वी ना, वी डी ई एन ए। और यहाँ था रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी समझना। रेसिस्टेंस वी और आई पे डिपेंड नहीं करता, इंपॉर्टेंट। रेसिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, एरिया पे और एक और चीज पे, टेम्परेचर, जिसको हम अगले लेक्चरों में कवर करेंगे, आगे बताया जाएगा जब ओम्स लॉ पढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, और रेसिस्टिविटी समझी हम लोगों ने। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने उसी का प्रूफ हमारे तरीके से देखा। 12th में हमें क्या अलग से पढ़ना है, ये तो 10th में बात की थी, ये तो तुम्हें मेमोराइज कराया गया था, याद है तो बढ़िया है। सर ऐसे कर दें, अरे यार मैच्योर बनो। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। तो पुराना रिवाइज करें, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।